यह सफर था सन 1988 का, जब मैं शिव प्रसाद अपने दूर के रिश्तेदार के निमंत्रण पर उनके घर के लिए रवाना हुआ था। वैसे तो मेरे मन में सफर को लेकर बहुत सी उलझनें थीं, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था, जिस वजह से मैं रास्ते से बिल्कुल अनजान था। मगर जब कुलदीप ने मुझे ये आश्वासन दिया कि मुझे केवल अपने बस डिपो से बस में बैठना है और जहां पर बस पूरी खाली होगी वहां वो पहले से ही मौजूद होगा मुझे लेने के लिए, मुझे भी लगा ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बस में बैठना ही तो है। ये सोचकर मैं अगले दिन बस में बैठ तो गया, मगर अभी भी मेरे मन में सफर को लेकर संशय बना हुआ था। मगर जब मैंने बस के कंडक्टर से बात की तो उसने मुझसे कहा, आप चिंता मत करो, ये बस वहीं खाली होगी, आप बस आराम से बैठे रहो। कंडक्टर की बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला सा मिला और बस के चलते ही सफर भी शुरू हो गया। चूंकि मैं पहली बार ही अपने गांव से बाहर निकला था तो मुझे हर चीज नई नई लग रही थी। उस सफर के दौरान मुझे पता चला कि मेरे गांव के बाहर भी लोग रहते हैं और ऐसी सुंदर सुंदर जगह हैं। मैं उस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह बाहर के नज़ारे को देखकर खुश हो रहा था। मगर जब एक संकरी से मोड़ पर बस रुकी तो लगा कि किसी सवारी के लिए रुकी होगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बस ड्राइवर की अचानक ही तबीयत बिगड़ गई थी, जिस वजह से वो अब बस ड्राइव नहीं कर सकता था। सभी सवारियां परेशान तो थीं, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि बस ड्राइवर की हालत सबको साफ साफ दिखाई दे रही थी। बस के कंडक्टर ने कुछ सोचने के बाद बस की सवारियों से कहा, देखिए बस आगे नहीं जा पाएगी, पर आगे ही एक बस स्टैंड है, वहां से आपको दूसरी बस मिल जाएगी। बस ड्राइवर की बात सुनकर आधे से ज्यादा सवारियां तभी बस से उतर गईं, मगर कुछ सवारी अभी भी बस में ही थी और मैं भी। मैं अपनी सीट पर बैठा यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने उस कंडक्टर से बोला, मेरे को वापस अपने गांव ही छोड़ दो भैया। इस पर बस कंडक्टर ने कहा, अरे कैसे छोड़ दूं भैया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अभी बस चलाना सीख ही रहा हूं। ये बोलकर उस बस कंडक्टर ने मेरा मुंह बंद कर दिया, लेकिन उसने किसी तरह से बस को उस मोड़ से निकालकर एक चौड़े रोड के किनारे लगा दिया ताकि रोड जाम ना हो जाए। लगभग बस को बंद पड़े 3 से 4 घंटे बीत गए और बाकी की सवारियां भी अब बस से जा चुकी थीं, मगर मैं मजबूरन बस में ही फंसा रहा और अब सूरज ढलने को था, मगर बस अभी भी वहीं सड़क के किनारे ही रुकी हुई थी। बस में बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो बस चल रही थी, मगर अब तक काफी रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बस में एकमात्र बल्ब ही जल रहा था, वो भी काफी डिम। मैंने तुरंत ही कंडक्टर को आवाज देते हुए बोला, कंडक्टर भैया क्या बस वापस लौट रही है? मगर मेरे सवाल पर उस कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर एक बार पूछा, भैया जी आपसे ही पूछ रहा हूं। मगर जब मेरी बात का कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं थोड़ा बेचैन हो उठा और मैं अपनी सीट से उठकर उस कंडक्टर की सीट की ओर बढ़ा। मैं अभी कंडक्टर की तरफ बढ़ ही रहा था कि मेरे पांव के नीचे मुझे कुछ महसूस हुआ। जब मैंने अपने पांव की तरफ देखा तो पाया कि एक खून से लथपथ हाथ के ऊपर मेरा पांव पड़ गया है। उस खून में सनी हाथ के बाद मेरी नजर पड़ी बस की सीट के नीचे पड़े उस आदमी के, जिसके हाथ पर मेरा पैर पड़ा था। जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो पाया कि वो तो बस का ही कंडक्टर है, जो अब जिंदा नहीं है। उसके पूरे शरीर पर चाकू के घोंपने के निशान थे, जिनमें से खून निकलकर अब जम चुका था, पर बस अभी भी चली ही जा रही थी। और फिर जब मैंने बस ड्राइवर को ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो बस ड्राइवर नहीं है जो पहले बस चला रहा था। फिर कौन थे ये दोनों? मैं इसी सोच और डर में था। अब कंडक्टर की हालत देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अब उन दोनों से किसी तरह का सवाल करूं। मैं डर से डरा सहमा वापस अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद बस ने हाईवे का रास्ता छोड़ते हुए किसी कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। वो रास्ता
किसी जंगल के अंदर की ओर जा रहा था। रास्ता इतना संकरा था कि रास्ते के बगल के पेड़ों की टहनियां बस की खिड़कियों के अंदर तक आ जा रही थी। इसी बीच कंडक्टर की सीट पर बैठा वो आदमी उठा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। जिस अंदाज से वो आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था उसे देखकर ये साफ था कि शायद अब मेरी ही बारी है मरने की। मैं अपने बचाव में सिर्फ सीट के कोने में दुबके जा रहा था। वो आदमी जैसे ही मेरे करीब पहुंचा तो उसने वही चाकू बाहर निकाल लिया जिससे उसने कंडक्टर को मारा था। वो खून से लथपथ चाकू को देखते ही मैं रोते हुए बोला, भाई साहब मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मेरे को रोता गिड़गिड़ाता देख वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और बस चला रहे अपने साथी की तरफ एक पल के लिए पलटा और फिर जब वो वापस मेरी तरफ पलटा तो उसकी भी चीख निकल गई। हड़बड़ाहट में वो वहीं गिर पड़ा और उसके गिरते ही उसके हाथ से चाकू भी कहीं जाकर गिर गया। वो मेरी ओर बड़ी ही हैरत भरी नजरों से देखे जा रहा था। इतने में ही उसके दूसरे साथी ने एकदम से बस रोक दी और चिल्लाता हुआ उसी वक्त बस से उतरकर तेजी से भागा। हालांकि मैं अभी भी बहुत ही डरा हुआ था, मगर मुझे अब उन लोगों के डरने की वजह समझ में नहीं आ रही थी। वो आदमी भी बस के रुकते ही एकदम से खड़ा हुआ और बस से उतरकर कहीं पर भाग गया। अब बस में मैं अकेला ही रह गया था, वो भी किसी जंगल में। मैं अभी कुछ सोचता कि मुझे ठंड का एहसास होने लगा और साथ ही मेरे रोंगटे भी एकदम से खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद कोई और भी है बस में मेरे अलावा, मगर देखने पर तो सिर्फ मैं ही था। मगर किसी और के होने का एहसास भी मुझे बराबर हो रहा था। मैं बस में ही बैठा अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था और सुबह होने की राह ताकने लगा ताकि दिन के उजाले में मैं इस जंगल से सही सलामत बाहर निकल सकूं। मगर बस में पड़ी उस कंडक्टर की लाश मुझे बेचैन कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी उठकर खड़ा हो जाएगा। कुछ देर तक तो मैं बस में ही चुपचाप किसी तरह बैठा रहा, पर बस में बैठे हुए मुझे कभी एकदम से जोरों की ठंड लगने लगती तो कभी एकदम से नॉर्मल लगने लगता। कुछ देर तक तो मैं यूं ही किसी तरह बस में ही बैठा रहा, मगर जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरा दिल धक से हो उठा और जब धीरे से सर घुमाते हुए अपने कंधे की ओर देखा, जब मैंने अपने कंधे की तरफ देखा तो पाया कि मेरे कंधे पर तो कुछ भी नहीं है, मगर मुझे किसी के हाथ का एहसास तो अभी भी हो रहा था, जिस वजह से मैं बहुत ही डर गया और उसी वक्त बस से उतरकर जंगल में भागने लगा। कुछ देर तक भागने के बाद जब मैं बस से काफी दूर चला आया तो मैं एक जगह रुका और सांस लेने लगा। मैं अभी सांस ले ही रहा था कि कोई बड़ी तेजी से मेरे सामने से गुजरा, जिसे देखकर ये तो पता नहीं चला कि वो कौन था, मगर उसके ऐसे एकदम से गुजर जाने से मैं मरने को हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये किस मुसीबत में पड़ गया हूं और अब इस मुसीबत से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं। जहां पर मैं खड़ा था वहां आसपास बहुत सारी कटीली झाड़ियां थी, तो मैं वहां से निकलकर थोड़ी सी खुली जगह पर पहुंचा। खुली जगह पर आने के बाद मैं अपने आसपास बड़े ध्यान से देखने लगा। वैसे भी रात का वक्त होने के कारण ज्यादा कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं वहीं एक पेड़ के नीचे पड़े पत्थर पर बैठ गया। मैं अभी वहां बैठा ही था कि मुझे किसी के दौड़ने की आवाज आई, जो कि मेरी ही ओर आ रही थी। थोड़ी ही देर में वो ही दो लोग जो बस से उतरकर भागे थे मेरी ओर आते हुए दिखे। जब वो मेरे पास पहुंचे तो मैंने देखा कि उन दोनों के शरीर से खून बह रहा है और उनकी एक आंख भी बाहर की तरफ लटक रही थी। मैं तो उन्हें अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया। इससे पहले मैं उनसे कुछ कहता कि वो दोनों वहीं औंधे मुंह गिर पड़े। फिर वो दोनों उठे ही नहीं थे। मेरे थरथराते हाथ पांव मैं वहीं खड़ा उनकी लाश को एकटक देखे जा रहा था और तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। फिर जब मैंने डरते डरते पीछे देखा तो पाया कि वही बस का कंडक्टर और बस का ड्राइवर खड़ा है। मैं उन्हें देखते ही
डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो गई थी और मैं अभी भी वहीं पड़ा था, मगर उन दोनों की लाश वहां पर नहीं थी, मगर वहां पर बहुत सारे खून के धब्बे थे। खैर, मैं अपने आप को सही सलामत देख बहुत खुश था। मैं उस वक्त जंगल से बाहर निकला और मेन सड़क तक पहुंचा। कुछ दूर चलने पर मुझे एक बस स्टॉप भी दिखा जहां पर और भी लोग मौजूद थे। मैं तुरंत ही उस बस स्टॉप पर पहुंचा। फिर वहां पर मौजूद लोगों से अपने गांव का नाम बताते हुए मैंने पूछा, भैया बस मिल जाएगी यहाँ से? तो उन्होंने कहा, हाँ यहाँ से मिल जाएगी। फिर मैं वहीं पर चुपचाप आराम से बैठ गया। कुछ देर में बस भी आ गई और मैं बस में बैठा। बस में बैठने के बाद मैं अभी भी डरा हुआ ही था। तभी मेरे पीछे वाली सीट पर जो दो लोग बैठे थे वो किसी बस के हादसे के बारे में जिक्र कर रहे थे। जब मैंने ध्यान से सुना तो पता चला कि ये दोनों उसी बस की बात कर रहे थे जिस बस में मैं बैठा था। दरअसल देर रात कुछ गुंडों ने बस ड्राइवर और उस कंडक्टर को मार दिया था किसी आपसी रंजिश के चलते, और वो दोनों गुंडे बस को ठिकाने लगाने जा रहे थे, मगर बस की सीट पर सो जाने के कारण उनकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी, जिस वजह से धोखे से मैं उनके साथ चला गया। खैर, उस रात दोनों को अपने किए की सजा तो मिल गई, जिसका गवाह मैं हूं, और इस हादसे के बाद मैं फिर कभी भी गांव से बाहर नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं